अगर हमें दूसरे चैप्टर को गए तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो इसके अंदर तुम्हें क्या देख सकती हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बिको, तो ये तीनों चीज़ों का डेफिनेशन पहले देख लो, एसिड बेस एंड सॉल्ट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, ये एसिड और बेस किस तरीके से एक दूसरे के साथ और दूसरों के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन कैसा है, मेटल के साथ रिएक्शन कैसा है। ओके, इसी एक और उसके साथ साथ एसिड्स के साथ दूसरे एसिड्स के साथ एक एसिड के साथ रिएक्शन कैसा है, तो ये तुम्हें यहाँ पर देखना है। ओके, तो उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस विच गिव्स वाटर एंड सॉल्ट। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 1 मार्क्स को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम ना इसके ऊपर पूछ सकता हो। उसके बाद जो है तुम ना इसके अंदर जो है थोड़े रिएक्शंस दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। ओके, और इसके साथ साथ तुम ना ज़रा कंपाउंड्स हैं लास्ट फॉर्मेट में वो चैप्टर में तुम ना यानी सॉल्ट्स को लिए तो तुम ना वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके यूजर्स। ओके, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर तुम ना मिलती, इनके ऊपर तुम ना 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये पॉइंट्स तुम्हें उसके ऊपर गौर करेगा तो सेकेंड चैप्टर तुम्हारा कवर होता। तीसरा चैप्टर तुम ना क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। इसके अंदर तुम्हें क्या देखती हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये एक देखे जा तुम्हें। दूसरी बात इसके अंदर क्या है को बोलो तो व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, मेटल किस तरीके से हवा के साथ रिएक्ट करती हैं। ओके, ये तुम्हें देख सकती हैं। मेटल किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, ये देख सकते हैं तुम्हें। समझ मेरी बात। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट है, मेटल्स नॉन मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करती हैं, जिसे हमें आयोनिक कंपाउंड्स को बुलाती हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनती हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके ऊपर तुम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता तुम। ओके, तो ये तुम्हें देख ले जा तुम। और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, वो क्या कहते हो, अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल किस तरीके से तुम ना मिल सकती नेचर में अगर को बोलो तो वहाँ तुमने 3 तरह के मेटल एक्सट्रैक्शन बताया उन्हें, एक लो रिएक्टिविटी वाला, मिडिल रिएक्टिविटी वाला और उसके बाद हाई रिएक्टिव मेटल्स। ये 3 को किस तरीके से तुम्हें एक्सट्रैक्ट करती हैं और को बोलते हैं। वहाँ तुम्हारा छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं 1 मार्क्स के, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और उसके बाद गैंग्यू, ऐसे अल्फाज आती है 1-1 नंबर के। तो उन 1-1 नंबर के अल्फाजों को तुम्हें जो है उनके डेफिनेशन याद कर ले तो 1 मार्क्स के उसके ऊपर तुम्हें पूछ सकता हो। 1 मार्क के वास्ते या मल्टीपल चॉइस में तुमने डेफिनेशन देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकता, नहीं तो डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता। मालूम हो रहा। तो ये चीज़ें तुम्हें मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर देख लेगा तो तुम्हें आसानी से वो उसे आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, चौथा जो चैप्टर है तुम ना उसके अंदर क्या है, लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमें एक बड़ा चैप्टर है, इसमें 4 चीज़ों को उन्हें डिस्कस करा उन्हें। ओके, पहला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये 4 चीज़ों को उन्हें डिस्कस करा उन्हें। ओके, न्यूट्रिशन, तग़ज़िया, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता, एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता, ये तुम्हें देख लेना। ओके, तो प्लांट में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अलग अलग एग्जाम्पल्स ने दिया उन्हें, तुम्हें देख सकते हैं। सो एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसा है वो भी तुमने दिया उन्हें। ओके, और उसके साथ साथ नेक्स्ट तुमने देख रही रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, तो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसा, एनिमल में रेस्पिरेशन कैसा। रेस्पिरेशन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, कैसे ग्लूकोज किस तरीके से डिवाइड होता है को बोल, एक पैटर्न दिया उन्हें। तो इन्हें पहले पायरेवेट में डिवाइड होता है इन्हें, उसके बाद इन्हें 3 फॉर्मेट में डिवाइड होता, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता। ये फिगर इंपॉर्टेंट तुमना है।
2 मार्क्स के वास्ते इंपॉर्टेंट फिगर इसके ऊपर तुम ना पूछता हो। ओके, तो ये एक हुआ। उसके बाद तुम्हें एक्सक्रीशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, हार्ट का डायग्राम आ सकता तुम ना वहाँ, वो ज़रा उसके ऊपर कंसंट्रेट करना। ओके, उसके बाद एक्सक्रीशन है, प्लांट में और एनिमल में एक्सक्रीशन कैसा है करके। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ख़ास बात क्या है भी, ख़ास तौर पर ये पूरा चैप्टर जो है तुम ना दिमाग कैसा काम करता और हमारे अंदर जो है रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता। तो यहाँ पर तुम ना स्पाइनल कॉर्ड का फिगर है, ब्रेन का फिगर है, न्यूरॉन का फिगर है। तो यहाँ 3 फिगर हैं तुम ना, तो वो तीनों फिगर्स भी तुम ना इम्पॉर्टेंट। ओके, उसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, न्यूरॉन और ब्रेन ये तुम्हें देख ले सकते। ओके, अब इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है नर्व सिस्टम किस तरीके से वर्क करता हम अगर को, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करता, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में बात करता और उसके बाद जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर लिए तो मैं वहाँ ब्रेन है और उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करता हूँ। ओके, तो इसके ये कौन कौन कोशिका से पार्ट में क्या क्या फंक्शंस हैं वो तुम्हें याद रखना। मिसाल के तौर पर तुम्हें हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का एक पार्ट है, उसके फंक्शंस क्या, मिड ब्रेन है उसका फंक्शंस क्या। ओके, सो इसी तरीके से सेरेबेलम है उसका फंक्शन क्या। तो ये तुम्हें फंक्शंस याद रखना ना इम्पॉर्टेंट, ताकि वो 2 मार्क्स के अंदर तुम ना कहीं भी हो क्वेश्चन की शक्ल में आ सकता हो। ओके, फंक्शंस के बारे में पूछता हूँ मैं। उसके साथ साथ तुम ना और नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर कौन सा है तो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे अंदर, किस तरीके से हार्मोन्स रिलीज होती हैं, कोस से हार्मोन्स रिलीज होती हैं, उनका फंक्शन क्या, ये तुम ना है ना उसके अंदर है, वो तुम्हें देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें सेकेंड पार्ट है प्लांट्स के अंदर किस तरीके से काम करता भी को। तो वहाँ प्लांट हार्मोन्स हैं ज़रे, जैसे साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड है। तो ये चीज़ों के ऊपर तुम्हें ज़रा गौर करना है। वो प्लांट हार्मोन का एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ अच्छी तरीके से पढ़ लो, 2 मार्क्स को पूछता। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या हैं। ओके, कौन से को पूछता, नहीं रहा तो उनके फंक्शंस देखो, हार्मोन्स के नाम लिखो को पूछता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट तौर पर। ओके, तो ये तुम्हें वहाँ देख सकती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वो कौन सा भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है अगर बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में है, वो तुम्हें देख ले सर। और उसके साथ 1 मार्क्स के वास्ते तुम ना ओम्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट तुम ना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, V = I × R। V = I × R। ओके, सो I = V/R, R = V/I, ये फार्मूला है ओम्स लॉ का है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद जो तुमने वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या कहते हो, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं वो है तुमने वहाँ 3 फैक्टर्स दिया उन्हें, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायामीटर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो वो 3 पॉइंट्स हैं, वो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट तौर पर देखो, ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है तुम। ओके, उसके बाद तुमने सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भी तो ये रेजिस्टेंस को किस तरीके से अरेंज करना कर को बोल को उसके अंदर दिखाया तुमने। 2 तरह के अरेंजमेंट है, एक सीरीज अरेंजमेंट है, एक पैरेलल अरेंजमेंट है, उसके भी फिगर हैं तुमने। तो किस तरीके से अरेंज करना कर को बोल को, एक सीरीज अरेंजमेंट, एक पैरेलल अरेंजमेंट। ओके, वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भी तो उसके ऊपर एक प्रॉब्लम्स है। अगर तुम्हें सीरीज लिए, सीरीज अरेंजमेंट लिए तो R1 + R2 + R3 ये फार्मूला यूज़ कर लेती। पैरेलल लिए तो
तुम ना 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये फार्मूला ले। इसके ऊपर तुम ना प्रॉब्लम्स आते, 2 मार्क्स को या 3 मार्क्स को तुम ना प्रॉब्लम्स आती। टोटल पूरे पेपर में मिनिमम करको बोले तो भी तुम ना 7 मार्क्स को प्रॉब्लम्स मिलेश मिलती तुम्हें, 7 मार्क्स। हेलो हाँ, तो 2 मार्क्स में भी आ सकती तुम ना, 3 मार्क्स में भी आ सकती, 1 मार्क के में भी आ सकता तुम्हें मल्टीपल चॉइस में। और छोटे छोटे 2 फार्मूले ही तुमने याद रख लेना तुम्हें। ओके, तो वो फार्मूले के हिसाब से तुम ना पूछता हूँ। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसके अंदर तुम ना है पावर, एक फार्मूला है तुम ना H = I²RT, ये एक फार्मूला है H = I²RT। ओके, उसके बाद ये फार्मूलेस, तो इसके ऊपर तुम ना प्रॉब्लम्स आती। हेलो हाँ, तो ये लास्ट पॉइंट इसके अंदर है तुम ना डोमेस्टिक वायरिंग, कैसा करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग। हाँ, फ्यूज इंपॉर्टेंट है। फ्यूज का काम क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज, और वही फ्यूज इज यूज इन द सर्किट। ओके, तो ये तुम ना पूछना, ये याद रख लेना। हाँ, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम ना नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसके अंदर तुम्हें क्या देखती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तुम ना जो है मैग्नेटिक लाइंस के बारे में पूछता। मैग्नेटिक लाइंस, तो वो फिगर है तुम ना मैग्नेटिक लाइंस को, एक बार मैग्नेट लेको तो उसे फिगर है, तो ये ड्रा करने भी पूछ सकता तुम ना मैग्नेटिक लाइंस को। ओके, तो और मैग्नेटिक लाइंस के प्रॉपर्टी हैं, 2 मार्क्स को वो पूछ सकता है इसके अंदर। ओके, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर का, तो 3 किस्म के मैग्नेटिक लाइंस ड्रा करता हूँ। एक स्ट्राइट कंडक्टर, एक सर्कुलर कंडक्टर, एक सोलेनॉइड। स्ट्राइट कंडक्टर के अंदर पैटर्न क्या रहती है मैग्नेटिक लाइंस के, सर्कुलर कॉइल लिए तो पैटर्न क्या रहती है मैग्नेटिक लाइंस के, अगर सोलेनॉइड लिए तो इसमें पैटर्न क्या है मैग्नेटिक लाइंस के, वो तुम ना पूछ सकता। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो तुम। ओके, उसके बाद मैग्नेट्स के जरिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती हैं क्या, उसके ऊपर एक नेक्स्ट पार्ट है तुम ना। तो वहाँ पर तुम ना क्या है भी तो अगर तुम्हें एक इलेक्ट्रिक वायर को, इलेक्ट्रिक कंडक्टर को एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में ले लग गए तो क्या होता, तो हाँ उसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होता। तो ये प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके एक डिवाइस बनी जिसे हमें मोटर करके बुलाती, मोटर। तो तुमने यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, एक फिगर है तुमने मोटर का है, वो ड्रा कर सकती। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक है तुमने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो उसमें थंब शोज द डायरेक्शन, मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन, 4 फिंगर शोज द डायरेक्शन एंड मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन कोसागर को। ओके, तो इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट, मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये 3 इंपॉर्टेंट तो पर एक लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो ये मोटर को यूज़ करते हैं हम, डायग्राम है उसका तुम्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है तुमने इसके अंदर वो कोसा फिगर को बोलो तो एक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को यूज़ करके हमें क्या करती हैं तो एक डिवाइस बने हमें जनरेटर, इसे डायनामो भी करके बोल सकते हैं तुम्हें, जनरेटर करके बोल को है। वहाँ तुम ना उन्हें उसका भी फिगर दिया, वो भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ ये जनरेटर वर्क किसके ऊपर कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल को करके बोलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हाँ तुमने इंडक्शन 2 तरह का दिखाया, एक फैराडे का लॉ दिखाया मैग्नेट के साथ यूज़ करके करता सो, दूसरा जो है एक इलेक्ट्रिक करंट पास करे तो
इलेक्ट्रिक इंडक्शन कैसा होता वो दिखाया तुमने। तो वो 2 के बेस के ऊपर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तैयार करती है हमें। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज़ कर लेकर हमें क्या करते हैं, एक डिवाइस बनाई दैट इज़ जनरेट। अब हुआ तो ये इसके अंदर तुम्हें देख सकती हैं। ये ख़ास तौर पर ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये चैप्टर में जहाँ पर क्वेश्चंस अपीयर हो सकते हैं। मालूम हो रहा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चैप्टर है, आखिरी चैप्टर 8वां चैप्टर इसमें, आवर एनवायरनमेंट है। सो आवर एनवायरनमेंट के अंदर हमें क्या देखते हैं, एनवायरनमेंट का तो क्या, एनवायरनमेंट के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरैक्ट करती, ये हमें देखती। हाँ तुमने इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, ओके, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो ये तमाम बातें वहाँ पर तुमने आती हैं। तो इनको ये पूरा चैप्टर जो है तुमने 1 मार्क्स के वास्ते या 2 मार्क्स के वास्ते ज़्यादातर ये चैप्टर यूज़ कर ले सकती। यहाँ एक फूड चेन ड्रा करोगे ताने तुमने, सिंपल ग्रासलैंड फूड चेन ड्रा करो, या नहीं तो पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जो है फूड चेन है उसे ड्रा करो करके बोल को उन्हें पूछे जाओ। ओके, तो इन बातों को तुम्हें ख़ास तरीके से रख ले तो आवर एनवायरनमेंट इज़ कंप्लीट होता। तो ये पहले सेम के 8 चैप्टर जिनके ऊपर तुम्हें ख़ास तौर पर क्या है भाई गौर करे, तो ये एरिया के अंदर तुम्हें ज़्यादा कंसंट्रेट करे कर बोले तो इसी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। अब हम तुम्हें एक सवाल मुझे कर सकती कि किताब में क्वेश्चन आए ना वो क्या करना है, तो उसके अंदर ज़्यादातर उन क्वेश्चंस के ऊपर कंसंट्रेट करो जो वही करको बोल को क्वेश्चन है, WHY वही या रीज़न, गिव रीज़न, ये क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करो, वो ज़्यादातर तुम ना आने के चांसेस हैं। और हर पॉइंट ख़त्म होने के बाद तुम्हारी किताब में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ दिया, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा तवज्जो दो जो रीज़न बताते हैं तुमने। मालूम हो रहा। तो ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हुआ। सेकेंड पार्ट में हम ना